क्रूजर्स 11 के बीच। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही मतलब टॉस से होती है। क्रूजर्स 11 ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग चुनी। जाहिर है सोचा होगा कि भाई एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। लेकिन जो कमेंट्री स्क्रिप्ट हमारे पास है ना, उसका अंदाज कुछ ऐसा है कि पैंथर्स के इरादे कुछ और ही थे। वाह। तो चलिए इस स्क्रिप्ट में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि इस मैच में क्या खास हुआ। वो कौन से पल थे जिसने कमेंटेटर को इतना उत्साहित कर दिया, और कैसे ये मैच इतना यादगार बन गया जैसा स्क्रिप्ट बताती है। तो क्रूजर्स 11 ने पारी शुरू की, पर स्क्रिप्ट के हिसाब से कहानी जल्दी ही पटरी से उतर गई। पूरी टीम, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 99 रन पे सिमट गई। 99 पर? हाँ, और वो भी सिर्फ 18.5 ओवर में, मतलब 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। किसी भी T20 मैच में, और खासकर जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, तो 20 ओवर पूरे ना खेल पाना और 100 से पहले ही ऑल आउट हो जाना, ये तो साफ दिखाता है कि बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। बिल्कुल। स्क्रिप्ट जिस तरह से बता रही है, लगता है कोई बड़ी पार्टनरशिप बन ही नहीं पाई होगी। और पैंथर्स के गेंदबाजों ने, जैसा स्क्रिप्ट इशारा कर रही है, शायद शुरू से ही दबाव बना दिया। बिल्कुल, और इस दबाव बनाने में सबसे आगे स्क्रिप्ट के मुताबिक थे एल्जो जोन्स। कमेंट्री में उनके स्पेल को सिर्फ गेंदबाजी नहीं कहा गया है, बल्कि उसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। अच्छा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये तो काफी भारी शब्द है कमेंट्री के लिए। हाँ, वही तो। उन्होंने 4 ओवरों में 32 रन दिए और 3 विकेट लिए। स्क्रिप्ट का अंदाज ऐसा है जैसे विकेटों की लाइन लगा दी उन्होंने। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली बात थोड़ी और, स्क्रिप्ट में क्या लिखा है इसके बारे में? ये दिलचस्प है कि कमेंट्री ने ये शब्द इस्तेमाल किया। ये सिर्फ विकेट लेने से ज्यादा गहरी बात लगती है ना। हो सकता है स्क्रिप्ट में उनकी गेंदबाजी के तरीके के बारे में कुछ बताया हो, जैसे शायद उनकी आक्रामकता, या लगातार वो ऐसी लाइन लेंथ रख रहे थे जिससे बल्लेबाज परेशान हो रहे थे, या शायद उन्होंने शुरू के जो मेन बैट्समैन होते हैं उनको जल्दी आउट कर दिया। टॉप ऑर्डर। हाँ, टॉप ऑर्डर। उससे पूरी टीम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। शुरुआती विकेट हमेशा मैच का रुख तय करते हैं। तो जॉस के वो 3 विकेट, खासकर अगर वो शुरुआती विकेट थे, तो उन्होंने यकीनन क्रूजर्स की नींव हिला दी होगी। रन रेट एकदम रुक गया होगा, और जो नए बल्लेबाज आए होंगे उन पर आते ही प्रेशर पड़ा होगा। इसी से पैंथर्स को वो पकड़ मिली होगी जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में है। हाँ, ये बात समझ आती है कि कैसे शुरुआती झटके ऐसा असर डालते हैं। और फिर गेंदबाजी में ही स्क्रिप्ट एक और हीरो का नाम लेती है, आसिम गौरी। अरे, उनके आंकड़े तो स्क्रिप्ट में ऐसे लिखे हैं जैसे कोई जादू हो गया हो। 4 ओवर और सिर्फ 12 रन। सिर्फ 12 रन 4 ओवर में? हाँ, इकोनॉमी रेट सिर्फ 3 का। T20 में ये तो कमाल ही है। कमाल है, बिल्कुल। स्क्रिप्ट में मजाक में ये भी लिखा है कि कमेंटेटर कह रहे थे कि बल्लेबाज बेचारे सोच रहे होंगे रन बनाने के लिए टोकन लेना पड़ेगा। हाँ, टोकन लेना पड़ेगा। और उनको इको 3 बैज मिलने का भी जिक्र है। ये इको 3 बैज क्या चीज है? देखिए, T20 क्रिकेट का तो नेचर ही है तेज रन बनाना। हर गेंद पर बाउंड्री की कोशिश होती है। ऐसे में 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देना, 3 की इकोनॉमी, ये तो अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि गेंदबाज ने बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रखा था, कोई मौका ही नहीं दिया रन बनाने का। बिल्कुल। ये इको 3 बैज जिसका स्क्रिप्ट में जिक्र है, वो शायद इसी कमाल के प्रदर्शन को एक पहचान देने का तरीका हो, ये दिखाने के लिए कि ये कितना खास था। अच्छा। ये सिर्फ रन रोकना नहीं होता, ये दबाव बनाना है। जब एक एंड से रन बिल्कुल नहीं बन रहे, तो दूसरे एंड के बल्लेबाज पर रिस्क लेने का प्रेशर बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। उससे फिर और विकेट गिरते हैं। वो कमेंटेटर का टोकन लेना पड़ेगा वाला मजाक स्क्रिप्ट के हिसाब से शायद बल्लेबाजों की वही फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था। सही बात है, जो गौरी की बॉलिंग ने पैदा की थी। तो ये थी गेंदबाजी की कहानी जिसने क्रूजर्स को सिर्फ 99 पर रोक दिया। अब स्टेज सेट था पैंथर्स के बल्लेबाजों के लिए, टारगेट सिर्फ 100 रन का। सुनने में तो आसान लगता है, पर कमेंट्री स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक रन चेज की तरह नहीं देख रही। स्क्रिप्ट के शब्दों में कहें तो पैंथर्स ने इस टारगेट पर डोमिनेट किया, पूरी तरह से हावी हो गए। अच्छा, डोमिनेट किया? और इस डोमिनेशन के हीरो स्क्रिप्ट के मुताबिक बने अंसार हाशिज। क्या ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने। स्क्रिप्ट बताती है कि सिर्फ 38 गेंदें खेलीं और नाबाद 81 रन्स ठोक दिए। 38 गेंदों में 81 नाबाद, अरे बाप रे। हाँ, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और कमेंट्री में उनकी बैटिंग का जो वर्णन है वो भी बड़ा मजेदार है। कहा गया कि उन्होंने मैदान को डिस्को फ्लोर बना दिया। डिस्को फ्लोर? हाँ, जहां गेंद उनकी मर्जी से नाच रही थी, और यहाँ तक कि गेंद भी उनसे रहम मांगते हुए रिटायरमेंट लेने की सोचने लगी। ये तो कमाल की बातें लिखी हैं। हाँ, ये तो जबरदस्त उपमाएं हैं। लेकिन 38 गेंदों पर 81 रन,
इसका मतलब स्ट्राइक रेट 213 से भी ज्यादा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। बिल्कुल। खासकर जब आप 100 जैसा छोटा टारगेट चेज कर रहे हो, तो ऐसी बैटिंग का मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता, ये विपक्षी टीम का मोराल, उनका मनोबल पूरी तरह से कुचल देना होता है। स्क्रिप्ट में जो डिस्को फ्लोर और गेंद का रिटायरमेंट जैसी बातें हैं, वो शायद यही दिखाती हैं कि हाशिज कितने कंट्रोल में थे। गेंदबाज शायद बिल्कुल बेबस लग रहे होंगे। हो सकता है स्क्रिप्ट में उनके कुछ शॉट्स का जिक्र हो या फील्डरों की हालत का। हाँ, हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो नॉट आउट रहे और टीम का कोई विकेट नहीं गिरा। ये कंप्लीट डोमिनेशन है। ऐसी पारी सिर्फ उस मैच में जीत नहीं दिलाती, ये पूरे टूर्नामेंट में बाकी टीमों को एक कड़ा मैसेज भी देती है। बिल्कुल सही कहा। और नतीजा भी यही कहानी कहता है। पैंथर्स ने सिर्फ 8.4 ओवर में ही 8.4 ओवर, हाँ, बिना कोई विकेट खोए 105 रन बनाकर मैच जीत लिया। पूरे 10 विकेट से एक तरफा जीत। और कमेंट्री स्क्रिप्ट भी इस जीत के मूड को पकड़ती हैं। स्क्रिप्ट में कुछ और जोरदार लाइनें हैं, जैसे क्रूजर्स को क्रूज मिसाइल बना दिया। क्रूज मिसाइल बना दिया, मतलब बहुत तेजी से हराया। हाँ बिल्कुल। या फिर गेंद बाउंड्री अपनी मर्जी से पार कर जाती है। ये लाइनें सिर्फ स्कोर नहीं बता रही, ये उस रफ्तार और ताकत का एहसास करा रही हैं जिससे पैंथर्स ने ये जीत हासिल की, जैसा कमेंटेटर ने महसूस किया। हाँ। ये आंकड़े 1050 सिर्फ 8.4 ओवर में ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। ये मैथमेटिकली एक तरफा मैच था, लेकिन कमेंट्री के ये रंगीन जुमले, जैसे क्रूज मिसाइल बना दिया, हमें उस अनुभव के और करीब ले जाते हैं। ये दिखाते हैं कि मैच सिर्फ जीता नहीं गया, बल्कि पूरी तरह से छीना गया है। स्क्रिप्ट के वर्णन से तो ऐसा ही लग रहा है कि पैंथर्स के दोनों डिपार्टमेंट, बॉलिंग और बैटिंग, एकदम पीक पर थे। हाँ। पहले गेंदबाजों ने क्रूजर्स की कमर तोड़ी, सस्ते में निपटाया, और फिर अंसार हाजिज ने आकर ताबड़तोड़ बैटिंग से रही सही कसर पूरी कर दी, बिना किसी दबाव के, बिना कोई मौका दिए। किसी टीम का ऐसा कोऑर्डिनेटेड और डोमिनेटिंग प्रदर्शन अक्सर टूर्नामेंट में उनकी लेस सेट कर देता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। सही बात है। स्क्रिप्ट इसी कॉन्फिडेंस और लय तो दर्शाती हुई लग रही है। हाँ, ये स्क्रिप्ट सिर्फ स्कोर कार्ड का लेखा जोखा नहीं है, ये उस मैच के माहौल को, उस जोश और जुनून को भी पकड़ती है जो शायद मैदान पर था और जिसे कमेंटेटर ने अपने शब्दों में उतारा है। ये रंगीन भाषा और ये नाटकीय बातें, जैसा स्क्रिप्ट में है, इसने सुनने वालों के लिए जीत को और भी यादगार बना दिया होगा। तो अगर हम इस पूरे स्क्रिप्ट के विश्लेषण को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या निकलते हैं? पहला, पैंथर्स की गेंदबाजी बहुत कसी हुई और असरदार रही, खासकर अल्जो जोस की शुरुआती विकेट्स और आसिम गौरी की वो कमाल की किफायती गेंदबाजी। हाँ, इकोनॉमी 3 वाली। हाँ, जिसने क्रूजर्स को सिर्फ 99 पर रोक दिया। स्क्रिप्ट इन दोनों के प्रदर्शन को खास तौर पर हाईलाइट करती है। हाँ। दूसरा, अंसार हाशिज की वो विस्फोटक नाबाद 81 रनों की पारी, जिसने 100 रन के टारगेट को एकदम मजाक बना दिया और पैंथर्स को 9 ओवर से भी कम में बिना विकेट खोए 10 विकेट से जीत दिला दी। स्क्रिप्ट इस पारी को सिर्फ मैच का टर्निंग पॉइंट नहीं मानती, बल्कि जीत का एक ऐलान मानती है। बिल्कुल। और अगर हम आंकड़ों और कमेंट्री के जोश से थोड़ा परे हटकर देखें तो ये स्क्रिप्ट हमें कुछ और भी सिखाती है। ये दिखाती है कि क्रिकेट में कॉन्फिडेंस और मोमेंटम, मतलब लय, कितनी जरूरी चीजें हैं। हाँ। स्क्रिप्ट के वर्णन से लगता है कि कैसे एल्जो जोस और आसिम गौरी के उस असाधारण प्रदर्शन ने पूरी टीम में एक एनर्जी भर दी होगी और फिर अंसार हाशिज ने उस एनर्जी को जीत में बदल दिया। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, जैसा स्क्रिप्ट का टोन बता रहा है, ये पावर का, डोमिनेंस का एक प्रदर्शन था। सही। पहले बॉल से प्रेशर बनाया, फिर बैट से उस प्रेशर को जीत की सुनामी में बदल दिया। स्क्रिप्ट इसी कहानी को बड़े ड्रामेटिक तरीके से पेश करती है। ये विश्लेषण वाकई काफी दिलचस्प रहा और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कमेंट्री स्क्रिप्ट में पैंथर्स का जो जबरदस्त एक तरफा प्रदर्शन दिखाया गया है, क्या वो वाकई किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या ये बताता है कि पैंथर्स इस टूर्नामेंट में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं, जैसा कमेंट्री का जोश जताता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये सिर्फ एक मैच की बात थी, जहां एक दिन सब कुछ सही हो गया, शायद एक थोड़ी कमजोर टीम के सामने? भविष्य में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या पैंथर्स इसी तरह का डोमिनेशन आगे भी रख पाएंगे? क्या उनके ये जो मुख्य खिलाड़ी हैं जिनका स्क्रिप्ट में इतना जिक्र है, वो लगातार ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे? हाँ,
कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण होगी। या फिर भविष्य की कमेंट्री स्क्रिप्ट्स एक अलग कहानी सुनाएंगी। इस एक मैच की स्क्रिप्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन इसने आगे के मैचों के लिए उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है। एमिरेट्स इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर लीग 2025-26 के एक बहुत ही रोमांचक डे नाइट मैच की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। आला, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो क्रिकेट ईगल्स मीडिया के एक रिपोर्ट से है। काफी डिटेल्ड रिपोर्ट लगती है ये। हाँ, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम इस मैच के उतार चढ़ाव को समझेंगे। और ये मैच हुआ था दुबई में फ्लड लाइट्स के नीचे, मैवरिक्स बनाम EEMC स्मैशर्स। सही कहा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खास खिलाड़ी ने रिपोर्ट के हिसाब से अकेले ही पूरा मैच पलट दिया। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में तो यही लिखा है। रिपोर्ट इसे मतलब किसी क्रिकेट मैच से ज्यादा एक ब्लॉकबस्टर जैसा बता रही है। हाँ। और इसका हीरो है एक खिलाड़ी लोगेश्वरन। हाँ, लोगेश्वरन। उनके खेल ने ही शायद इसे इतना यादगार बनाया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इस शानदार खेल की परतें खोलकर कि हुआ क्या था। हाँ जरूर, पहली पारी से शुरू करते हैं, मैवरिक्स के बल्लेबाजी से। हाँ, मैवरिक्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। डे नाइट मैच था तो जाहिर है इरादा एक बड़ा स्कोर बनाने का रहा होगा। बिल्कुल। पिच भी रिपोर्ट के मुताबिक बल्लेबाजी के लिए अच्छी बताई गई थी, सपाट। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना सीधा था? पिच अच्छी थी पर नहीं, उतना सीधा नहीं था। रिपोर्ट में इशारा है कि पिच में मतलब दोहरापन था थोड़ा। कहने को तो सपाट थी, पर नई गेंद से हवा में हरकत थी, थोड़ी स्विंग। अच्छा, तो मतलब शुरू में मुश्किल हुई होगी बल्लेबाजों को? हाँ, थोड़ी मुश्किल तो हुई। अगर आप गेंद को ठीक से परखे बिना शॉट मारने जाएं तो मुश्किल हो सकती थी। रन बनाना उतना आसान नहीं था शुरू में। और शायद इसीलिए मैवरिक्स की शुरुआत थोड़ी डावाडोल रही। हाँ, सादिर अली ने एक तरफ से कोशिश की, 39 रन बनाए उन्होंने 39 गेंदों में। पारी तो संभाली उन्होंने, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 का ही रहा। थोड़ा धीमा कहा जाएगा T20 के हिसाब से। कह सकते हैं, पर शायद उस वक्त वही जरूरी था। दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे तो उनका टिके रहना अहम था। सही बात है, लेकिन टिके रहने से स्कोर तो नहीं बढ़ता ना। वही तो, T20 में रन रेट भी चाहिए, और वही मैवरिक्स थोड़ा फंसते दिखे। कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी नहीं पाई क्योंकि विकेट गिरते रहे। और यहीं पर इसी मौके पर स्मैशर्स ने अपना मेन बॉलर लोगेश्वरन को लगाया। बिल्कुल, और रिपोर्ट उनकी स्पेल को मतलब कमाल का बताती है। जादुई लिखा है रिपोर्ट में। हाँ, रिपोर्ट में तो जादुई लिखा है, जो सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, पर उनके फिगर्स देखिए। 4 ओवर, सिर्फ 26 रन और 2 विकेट, अहम विकेट्स। ये तो बहुत बढ़िया आंकड़े हैं T20 के हिसाब से। सिर्फ आंकड़े नहीं, उनका तरीका वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। तरीका मतलब रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने गति में मिश्रण किया। क्या मतलब है इसका? हाँ, वही उनकी कामयाबी की कुंजी थी। देखिए, T20 में खासकर दुबई जैसी पिच पर जहां गेंद कभी कभी रुक कर आती है, अगर आप पेस बदलते रहें, अच्छा, हाँ, तो बल्लेबाज को बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने सिर्फ तेज गेंदें नहीं फेंकी, चतुराई से धीमी गेंदें डाली, शायद कटर या ऑफ कटर। इससे बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगड़ी, खासकर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की, जो तेजी से रन बनाना चाह रहे होंगे। बिल्कुल, और वही उन्होंने चोट की। मध्य क्रम को उन्होंने बिखरने नहीं दिया, बल्कि बिखेर दिया। वो 2 विकेट शायद सेट बल्लेबाज या बड़े हिटर के ही रहे होंगे, और इसका असर सीधा स्कोर पर दिखा। मैवरिक्स उतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। हाँ, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने से प्लान बिगड़ जाता है। और उनकी इकोनॉमी देखिए, 6.5, मतलब T20 में ये कमाल है। न सिर्फ विकेट, रन भी रोके। सही। इस स्पेल ने मैवरिक्स को एकदम बैकफुट पर धकेल दिया। वो जो स्कोर सोच रहे होंगे वहां तक नहीं पहुंच पाए। और आखिर में मैवरिक्स ने 20 ओवर में बस एक ऐसा स्कोर बनाया जिसे रिपोर्ट कहती है बिल्ली के बच्चे जितना ही खतरनाक, मतलब बहुत कमजोर। हाँ, मतलब डिफेंड करना मुश्किल था। शायद 10-15 रन पीछे रह गए। वो करना होगा गेंद से, और लोगेश्वरन ने उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर भी तो पीछे धकेल ही दिया था। तो अब स्टेज सेट था दूसरी पारी के लिए। स्मैशर्स को एक ठीक-ठाक सा लक्ष्य मिला था। हाँ, औसत लक्ष्य कह सकते हैं। और उनके ओपनर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरे मैदान में, और शुरुआत भी अच्छी की उन्होंने। हाँ, रिपोर्ट तो यही बताती है। सलामी बल्लेबाजों ने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, संभल कर खेले, खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाई, एक अच्छी नींव रखी। मतलब रन रेट का दबाव शुरू में ही कम कर दिया। हाँ बिल्कुल, चेज करने के लिए परफेक्ट स्टार्ट थी। लेकिन फिर
असली कहानी तो तब शुरू हुई जब लोगेश्वरन बैटिंग करने आए। हाँ, गेंद से तो कमाल कर ही चुके थे वो। अब बल्ले की बारी थी और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने यहाँ भी निराश नहीं किया। अरे निराश क्या नहीं किया, उन्होंने तो आती मूर्छा संभाल लिया। रिपोर्ट बताती है उनका अंदाज बहुत आक्रामक था। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े देखिए, सिर्फ 23 गेंदें खेली, 29 रन बनाए और इसमें 5 चौके शामिल थे। 23 गेंदों में 29 रन, 5 चौके, ये तो काफी तेज पारी हुई। बिल्कुल, 124 से ऊपर का स्ट्राइक रेट T20 में ये बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर जब आप चेस कर रहे हो। वो 5 चौके बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ हवाई फायर नहीं किए, गैप्स ढूंढे, फील्ड पर दबाव बनाया। रिपोर्ट में क्राउड के शोर का जिक्र है, मतलब उनकी पारी एंटरटेनिंग भी थी और इफेक्टिव भी। तो जो दबाव उन्होंने गेंद से बनाया था वो बल्ले से रिलीज कर दिया अपनी टीम के लिए। एग्जैक्टली, यही तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर की पहचान है। पहले गेंद से सामने वाली टीम को रोका, फिर बल्ले से आकर तेजी से रन बनाकर अपनी टीम को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। वाह। इससे मैवरिक्स पर जो थोड़ा बहुत प्रेशर बना भी होगा, वो एकदम खत्म हो गया। मैच पूरी तरह उनकी पकड़ से बाहर चला गया। और उनका साथ दिया ओवैस शकील ने। उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 42 रन्स बनाए। हाँ, ओवैस शकील की पारी भी बहुत जरूरी थी। एक छोर उन्होंने संभाले रखा, समझदारी से खेले। जहां लोगेश्वरन अटैक कर रहे थे, वहीं शकील ने इनिंग्स को एंकर किया। अच्छा, तो एक अग्रेसर और एक एंकर का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और ऐसी पार्टनरशिप ही T20 में मैच जिताती हैं। इन्होंने पक्का किया कि और विकेट ना गिरे और रन रेट भी काबू में रहे। तो फिर नतीजा क्या रहा? जाहिर है स्मैशर्स जीत गए, लेकिन बड़ी आसानी से जीते। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 17 ओवर में ही चेस कर लिया। सिर्फ 17 ओवर में? कितने विकेट से? 7 विकेट से। इसे रिपोर्ट ने एक तरफा जीत कहा है, और सही कहा है। हाँ, 17 ओवर में 7 विकेट रहते जीतना तो बिल्कुल एक तरफा ही है। ये दिखाता है कि स्मैशर्स का दबदबा कितना ज्यादा था। शायद मैवरिक्स के गेंदबाजों के पास लोगेश्वरन और शकील की पार्टनरशिप तोड़ने का कोई जवाब ही नहीं था, या शायद वो दबाव में बिखर गए। तो अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने इस मैच पर अपनी छाप छोड़ी, लोगेश्वरन। एक बार फिर उनके आंकड़े देख लेते हैं। गेंदबाजी 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट, 6.50 की इकोनॉमी। शानदार। और बल्लेबाजी 23 गेंदे 29 रन, 5 चौके, 124.14 का स्ट्राइक रेट। कमाल। ये आंकड़े ही पूरी कहानी कह देते हैं। ये एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। खेल के हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट किया। गेंद से रन रोके, विकेट लिए, बल्ले से तेजी से रन बनाकर मैच खत्म किया। हाँ, T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी मतलब सोने की खान जैसे होते हैं किसी भी टीम के लिए। रिपोर्ट तो उनके प्रदर्शन के लिए बड़े भारी शब्द इस्तेमाल करती है। क्रिकेट कॉन्सर्ट, तबाही और चकाचौंध की सिम्फनी। हाँ, लगता है रिपोर्ट लिखने वाले भी बहुत इंप्रेस हुए हैं। पर बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, मैदान पर उनकी जो मौजूदगी थी वो असरदार थी। सही। T20 सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये मोमेंटम का खेल है। लोगेश्वरन ने पहले गेंद से मोमेंटम छीना, फिर बल्ले से उसे अपनी टीम के हक में पूरी तरह मोड़ दिया। ऐसा डोमिनेंस दिखाने वाले खिलाड़ी कम ही होते हैं। उनका प्रदर्शन ये बताता है कि क्यों टीमें हर वक्त ऐसे ऑलराउंडर्स ढूंढती रहती हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकें। ये टीम को गजब का बैलेंस देते हैं। ये परफॉर्मेंस इस मैच के लिए तो निर्णायक थी ही, लेकिन क्या इसका असर आगे लीग पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, एक तो उस खिलाड़ी का खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा पूरी टीम का मोराल हाई हो जाता है। स्मैशर्स को पता चल गया कि उनके पास एक मैच विनर है। और बाकी टीमों के लिए? बाकी टीमों के लिए ये एक तरह की वार्निंग है। अब वो लोगेश्वरन के खिलाफ खास तैयारी करके उतरेंगे, चाहे उनकी बॉलिंग हो या बैटिंग। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर दुबई की वो रात लोगेश्वरन के नाम रही। रिपोर्ट के शब्दों में एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा मैच था। एक्शन, ड्रामा, सब कुछ। हाँ, स्मैशर्स ने जीत का जश्न मनाया होगा जोरदार, और मैवरिक्स उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया होगा इस हार ने। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से निचोड़ यही है कि आजकल के T20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल का ब्रिलियंस, खासकर एक ऑलराउंडर का शानदार प्रदर्शन कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। लोगेश्वरन ने दिखाया कि कैसे गेंद और बल्ले दोनों से महारत हासिल करके मैच पर कब्जा किया जा सकता है। ये इस फॉर्मेट की खूबसूरती भी है और चुनौती भी। बिल्कुल। रिपोर्ट ने जाहिर तौर पर लोगेश्वरन की व्यक्तिगत प्रतिभा पर बहुत फोकस किया है। इससे एक सवाल मन में आता है, क्या T20 क्रिकेट अब धीरे धीरे इंडिविजुअल स्टार्स का गेम बनता जा रहा है, जहां एक दो खिलाड़ी ही पूरा मैच तय कर देते हैं? या फिर लंबे टूर्नामेंट जैसे सुपर लीग में आखिर में टीम का कलेक्टिव एफर्ट, मतलब संतुलित और लगातार अच्छा प्रदर्शन, वही जीत की कुंजी रहता है, भले ही किसी एक मैच में कोई एक खिलाड़ी चमक जाए? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, ये मैच तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस का सबूत था,
लेकिन इतिहास देखें तो चैंपियनशिप अक्सर वही टीमें जीतती हैं जिनमें गहराई होती है, जहां अलग-अलग खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर आगे आकर परफॉर्म करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। स्टार्स का होना बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टीम बैलेंस और कंसिस्टेंसी शायद लंबी रेस में वो ज्यादा मायने रखती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस सुपर लीग में आगे क्या होता है। बिल्कुल। क्या स्मैशर्स सिर्फ लोकेशन पर निर्भर रहेंगे या पूरी टीम मिलकर खेलेगी? और मैवरिक्स इस हार से उभरकर कैसे वापसी करते हैं, ये सब देखना होगा।